Okay, it's live streaming. ओके सभी को जिंदाबाद। लोकतंत्रशाला स्कूल फॉर डेमोक्रेसी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आरोग्य सेतु ऐप और उसके प्रभाव पर है। आज के वक्ता दोनों वकील हैं जिन्होंने तकनीक और अधिकारों के मुद्दों पर काम किया है। हमारे साथ है अम्बा, जो कि अभी AI नाउ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है न्यूयॉर्क में, और इससे पहले मोजिला फाउंडेशन, NIPFP और सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान NCPRI के साथ जुड़ी थी। हमारे दूसरे वक्ता हैं दिविज, जो अभी मोजिला टेक पॉलिसी फेलो है और इससे पहले विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और AZB लॉ फर्म के साथ काम करते थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधि एक थिंक टैंक है जिसने आधार परियोजना और आरोग्य सेतु ऐप पर वर्तमान सरकार के साथ सक्रिय रूप में काम किया है। दिव्य चर्चा के माध्यम से इन मुद्दों पर अपना विचार स्पष्ट करेंगे। हमारे मॉडरेटर विनीत हैं, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन के सदस्य हैं और सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करते हैं। मेरा नाम प्राविता है, मैं दिल्ली में वकील हूँ और मैं फौजदारी के मामले करती हूँ। मैं रीथिंक आधार अभियान और मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़ी हूँ। आज की चर्चा के लिए मुझे इस बारे में बात रखने के लिए कहा गया था कि कैसे शासकीय कार्यभावियों की जगह की बड़े पैमाने पर नया तकनीक का आगमन अक्सर जोर जबरदस्ती के साथ हुआ है। जैसे सरकार ने आधार का प्रयोग अनिवार्य बनाया था, वैसे ही हम आज देख रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को भी हमारे जीवन पर थोपा जा रहा है। सभी समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान एकल समाधान बन गया है। ऐसी व्यवस्था जोर और जबरदस्ती पर आधारित होती है और जनता के मत समझने का प्रयास नहीं करती है। क्या यह तकनीक का अत्यधिक प्रयोग हमारे आज और आने वाले कल के लिए सही रास्ता दिखाता है? इस पर अभी हमारा चर्चा शुरू होगा। मैं इंग्लिश में भी बोलना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी बोला है। आज का चर्चा हिंदी में ही चलेगा, पर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी दे दूंगी। So I just want to say Zindabad to everyone tuning in for today's discussion. Our discussants are both lawyers who have worked at the intersection of technology and policy. Amba is currently a director at the AI Now Institute in New York and at the Mozilla Foundation, NIPF. She has worked in the past with NIPFP and NCPRI. Divij is currently a Mozilla Tech Policy Fellow and has worked with the Vidhi Center for Legal Policy and AZB Partners, a litigation law firm. It is important to note that Vidhi is a think tank that has actively worked with the current government on the Aadhaar project and the Arogya Setu app. Divij will explicate his position through the discussion. Our moderator is Vineet, who is a member of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and has worked extensively on issues of welfare and in the emerging application of technology to welfare. My name is Pravita. I'm a criminal defense lawyer practicing in Delhi. I have worked with the Rethink Aadhaar campaign and the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. To frame this discussion, I was asked to say a few words on the replacement of governance with technology. The advent of technology on a mass scale has often been accompanied by coercion. Large populations are forced into using inappropriate technologies that are touted as magic bullets and single solutions to governance issues. Such systems depend on coercion and are opposed to participation. So is the use of technology the right way going forward for us, for our future, for our past, and for our present? We invite today's speakers to tell us a little bit more about the Arogya Setu app. Thank you. थैंक यू प्राविता, विनीत और लोकतंत्रशाला की सारी टीम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं अभी सुबह की टाइम है। मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और यहाँ जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस की स्थिति काफी बुरी है। मैं यहाँ पे NYU, जैसे प्रविता ने कहा था, AI नाउ एक NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एल्गोरिदम्स के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पे रिसर्च करते हैं। So what are the social and political implications of technologies like AI and algorithmic systems? Just one second.
सही, तो आज हम आरोग्य सेतु ऐप पे चर्चा तो करेंगे काफी टाइम के लिए, लेकिन इससे पहले मैं 5 मिनट लेना चाहूंगी ताकि हम थोड़ा जूम आउट करके ये भी समझ सके कि इस ऐप की कल्पना किस माहौल में हुई है। तो भारत में ही नहीं, अभी प्रवक्ता बता ही रही थी कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक लहर चल रही है, और इसको हम टेक सोल्यूशनिज्म कह सकते हैं। जो इसका प्रचार करते हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति और डोनर एजेंसीज, उनकी ये राय है कि जो सारी गंभीर सामाजिक समस्याएं हैं वो बस ऐप बना के या फिर टेक्नोलॉजी लगा के हल हो सकती हैं। उनकी ये भी राय है कि अधिकतर जो सरकारी निर्णय है, यानी कि गवर्नमेंट डिसीजन, वो इंसान से बेटर और ज्यादा तेज कंप्यूटर और एल्गोरिदम कर सकता है। तो जैसे आप सब तो जानते होंगे, आधार से भ्रष्टाचार मिट ही गया, ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग खत्म होगी, और अब प्रधानमंत्री जब ये महामारी के बीच में है, हमें बता रहे हैं कि ये ऐप ही हमें सुरक्षित रख पाएगी। अब जब सरकार भी इस टेक सोल्यूशनिज्म की कल्पना को स्वीकार करती है और फिर पब्लिक के सामने इन समाधानों को लाती है, तो सबसे पहले ये समस्या होती है कि जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, जो सॉफ्टवेयर कोड नहीं लिखते जैसे उनको लगता है कि हम सवाल भी कैसे उठाएं, क्योंकि हमारी समझ में कुछ कमियां हैं। मगर मैं अब इन विषयों पे काफी साल से काम करती आ रही हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो मूल सवाल है इन मुद्दों पे वो टेक्नोलॉजी वाली है ही नहीं, और शायद डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की भी नहीं है, बल्कि मूल सवाल हर नीति की तरह जवाबदेही और पारदर्शिता की है। So that is that the real questions in most of these technology projects are those of accountability and transparency above all. तो इन मुद्दों को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण आधार बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट तो है, लेकिन इस कॉल पे मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो मैं एक यूनाइटेड स्टेट्स से एक अलग सा उदाहरण दूंगी कि इस देश में पिछले 5 शायद 10 साल में अधिकतर जो सरकारी निर्णय होते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, अब एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहे हैं। तो ये 2014 की बात है, जब मिशिगन के राज्य में एक नए सरकार आने के 1 साल के अंदर खबर आई कि लाखों लोग जिनको पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, अब उनको एकदम से अचानक से नहीं मिल रहा है। यही नहीं, उनको नोटिस मिलने लगी कि भत्ता मांगने में ही आप फ्रॉड और बेईमानी कर रहे हैं। तो लंबा कोर्ट केस चला, और एक्चुअली आई थिंक आज भी चल रहा है, और इस दौरान ये पता चला कि 2014 में इस सरकार ने मैनुअल सिस्टम बदल ली और एक एल्गोरिदमिक डिसीजन सिस्टम, एक एल्गोरिदम लगाया, जिससे एल्गोरिदम ही निर्णय कर रहा था फॉर्मूला के मुताबिक कि ये बेरोजगारी भत्ता क्लेम की ये मांग ये सही है कि गलत। और केस के दौरान, और ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस सॉफ्टवेयर का उन्होंने ऑडिट किया और ये पता चला कि सॉफ्टवेयर 90% के रेट पे गलत निर्णय दे रहा था, यानी कि इस सॉफ्टवेयर का एरर रेट 93% था, और इस रेट पे लोगों को बेईमान घोषित किया गया। अब कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि मशीन भी, एल्गोरिदम भी गलती कर सकती है, मगर जब मशीन 90% के रेट पे गलती करती है, और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस है इस देश में, तो वो गलती नहीं लगती, और इसके पीछे पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। नई जो रिपब्लिकन सरकार आई थी, उनको शायद बेरोजगारी भत्ता स्कीम चलानी ही नहीं थी, मगर वो बंद भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी जिसके पीछे वो अपनी धारणाएं, अपनी मोटिवेशन छुपा पाए। और तो ये मैं सवाल करूंगी कि आज आरोग्य सेतु एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप कहते हैं, मगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज्यादा भी एक परमिट सिस्टम बन जाए, जो रोज हमारी जिंदगी के बारे में फैसले करें, जैसे किसको इजाजत है काम पे जाने की, कौन यात्रा कर सकता है। और इस मिशिगन उदाहरण से मैं शुरू करना चाहती थी, क्योंकि ये स्पष्ट करने के लिए कि टेक्नोलॉजी निष्पक्ष नहीं है,
मशीन है, सॉफ्टवेयर है, तो हम समझते हैं कि मशीन का मन भी निष्पक्ष होगा। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो डिप्लॉय करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी धारणाएं और उनकी कल्पना की दुनिया कैसी होनी चाहिए, सब इस टेक्नोलॉजी में जैसे सम्मिलित हो जाती हैं। तो मैं अंग्रेजी में एक बार बोल दूं कि जो the kind of imagination, the incentives and the motivation of those that build technology, those that deploy technology, are often baked in, and we can say they are coded into the technology. And so it is, I think, and I would say I've even more recently, I believe this even stronger now, that the language of transparency and accountability alone will help us uncover this politics and eventually contest these systems. तो अब आरोग्य सेतु की बात के सामने हम ये सवाल उठाएंगे। पहला सवाल, इस ऐप से किसका फायदा होगा? दूसरा सवाल, इस ऐप से किनको नुकसान होगा? और तीसरा सवाल, समाज के किन वर्गों को पीछे छोड़ा जाएगा? तो दिवेश, अगर पहले आप समझा सकते हैं कि ये ऐप काम कैसे करता है। बिल्कुल अम्बा, धन्यवाद। पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र शोधकारी हूँ और मेरे विचार, जो भी मैं विचार अभी देने जा रहा हूँ, वो सारे स्वतंत्र हैं और मेरे हैं। हाँ, तो आरोग्य सेतु को सरकार ने तथाकथित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के नाम से बढ़ावा दिया गया है। तो संक्षेप में मैं समझाता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता क्या है और आरोग्य सेतु यदि क्या करता है, क्या ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करता है या कुछ और है, और ये कौन सी जानकारी जमा करता है और कैसे इस्तेमाल करता है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक रोग विषयक यानी क्लिनिकल तकनीक है जो अतीत महामारियों में भी इस्तेमाल की गई है स्वास्थ्य संस्थागत के थ्रू। स्वास्थ्य संस्थागत के तहत ये स्वास्थ्य कर्मचारी जाके इंटरव्यू लेते हैं मरीजों के और पता करते हैं कि उन्होंने किन किन से संबंधी और किन किन से संपर्क किया है, और ये उनको मदद करता है जानने में कि फैल कैसे हो रही है, कि संक्रमण का फैल कैसा हो रहा है और वो कैसा रोका जाए, किस किस को क्वारंटीन में रखना चाहिए और किस किस को वार्न करना चाहिए कि वो भी मरीज हो सकते हैं। तो ये है मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होती है, पर ये काफ़ी कठिन होता है। सबके घर पे जाना, सबको विजिट करना और उनको इंटरव्यू करना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए कई जगहों ये डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस कठिनाई को कम करने के लिए। तो आरोग्य सेतु या डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या करता है, थोड़ी जानकारी लेता है आपके बारे में ताकि वो पता कर सके आपके संपर्क में कौन आया है, आप कहाँ कहाँ गए हैं या आपका गमनागमन क्या रहा है, और थोड़ी सी प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। हम बता सकते हैं कि इसमें क्या मुसीबतें क्या हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर पहले समझ लेते हैं कि ये तकनीक क्या यूज़ करता है और कौन सी जानकारी लेता है हमसे। तो हम जब आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो 3 तरह की जानकारी हमें देनी होती है उन्हें। पहले हम देते हैं डेमोग्राफिक डेटा, यानी नाम, पता, उम्र, जेंडर, ये सब इनकी निजी नीति में के तहत है। उधर निजी नीति में अगर आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के थ्रू तो आपको ये सब उधर लिखा दिया जाएगा, या तो आप उनके इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, उधर भी उन्होंने बताया है, पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन निजी नीति में दी गई है। तो हाँ, पहली तरह की जानकारी है ये डेमोग्राफिक डेटा। अब दूसरी है कि ये आपके संपर्क की जानकारी लेने की कोशिश करता है, और ये कैसे करता है, ब्लूटूथ टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो ब्लूटूथ हर 15 मिनट के करीब ये आपके ब्लूटूथ फ़ोन से एक सिग्नल भेजता है जो और सब स्मार्टफोन में पहुंच जाती है जिनके पास भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड है, और वो उधर स्टोर हो जाती है, वो उनके दोनों के फ़ोन में स्टोर हो जाती है कि हम इनके संपर्क में आए थे, या और एग्जैक्ट दूरी का पता नहीं है हमें क्योंकि उधर लिखा नहीं गया है और किसी ने बताया नहीं गया है, पर ब्लूटूथ करीब 20 मीटर के रेंज तक चलता है और हम मान सकते हैं कि 4 या 5 मीटर से ज़्यादा वायरस का फैल नहीं होता है नॉर्मली। तो मान लीजिए कि जिनसे आपने संपर्क किया है 4 या 5 मीटर दूरी पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लूटूथ के तहत आपके फ़ोन पे स्टोर हो जाती है और एक यूनिक आईडी के थ्रू वो फ़ोन में ही रहती है।
तीसरी तरह की जानकारी वो है आपकी गमन आगमन की या लोकेशन और मूवमेंट की, कि आप कहाँ ठहरे हैं, आप कहाँ गए हैं, किस इलाके पे गए हैं, कौन से नेबरहुड, कौन से शॉप पे गए हैं। जैसे कि गूगल मैप्स आपका लोकेशन ट्रैक करता है, वही इन्फॉर्मेशन भी हर 15 मिनट या कंटिन्यूसली आपके फ़ोन में ट्रैक होते रहते हैं और वो आपके फ़ोन में रहती। और निजी नीति के अनुसार यदि आप पॉजिटिव कोरोना वायरस से पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो ये जानकारी आपकी सहमति लेके गवर्नमेंट सर्वर पे अपलोड हो जाती है। और फिर गवर्नमेंट सर्वर पे जब अपलोड होती है तो जिन जिन से आपने संपर्क किया है, जिन जिन से आपका संगठन हुआ है ब्लूटूथ के थ्रू जो फाइंड आउट किया है आपने, उनको एक वार्निंग मैसेज मिल जाता है कि आपने शायद या आपने किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के साथ संपर्क किया है, तो आप कृपया क्वारंटीन में रह जाइए। तो ये 3 तरह की जानकारी हैं। और जो प्राइवेसी पॉलिसी या निजी नीति के अनुसार ये भी कहा गया है कि कुछ गुमनामी जानकारी भेजी जाती है सरकार को, और ये गुमनामी जानकारी का इस्तेमाल होता है क्वारंटीन जोन डिसाइड करने में, या लॉकडाउन की ड्यूरेशन डिसाइड करने में, और हेल्थ पॉलिसी डिसाइड करने में। तो शायद अम्बा आप बता सकते हैं कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और ये क्यों और कैसी चिंता पैदा करता है। विनीत, मैं बोलूं कि हाँ बताइए अम्बा, कोई बात नहीं। म्यूट पे है। सॉरी, विनीत कुछ कहना था तो विनीत पहले कह सकते हैं। नहीं, मैं अम्बा को ही कह रहा था कि वो कंटिन्यू। ठीक, तो जो अभी दिविज ने अभी एक्सप्लेन किया है वो है कि ये डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टेक्निक है क्या, और वो अभी पूरी दुनिया में एक एक्सपेरिमेंटल या अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि अभी सबूत नहीं है कि ये ब्लूटूथ और जीपीएस वाली प्रक्रिया क्या कोविड का सामना करने में सफल हो सकती है कि नहीं। हमें ये पता है, वैज्ञानिक कम्युनिटी जो इस पे रिसर्च करते हैं उनकी ये राय है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग का फायदा तभी होगा जब 2 जैसे कंडीशन लागू होंगे। पहला कंडीशन ये है कि जो देश के मिनिमम 40% और कुछ स्टडीज ये भी कहते हैं कि 70% निवासी को ये ऐप पूरी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 40 या 50% आरोग्य सेतु यूजर्स छोड़ो, इंडिया में आज इतने स्मार्टफोन यूजर्स भी नहीं है। तो अगर हम 2019 वाले आंकड़े मतलब उन आंकड़ों के मुताबिक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 30% के करीब है। दिल्ली में 60%, राजस्थान में 30%, उड़ीसा में 18%, और शहर और गांव में भी काफी फर्क है। अब इसके अलावा जो जीपीएस और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से जो बैटरी लाइफ पे प्रभाव होता है, उसकी वजह से क्या लोग हमेशा ये ऐप ऑन रख पाएंगे, क्या वो ऑन रखना चाहेंगे, ये हमें पता नहीं है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इस देश में जो विकलांग और स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड, जो नेत्रहीन लोग हैं, ये ऐप वैसे भी बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर्स इस ऐप के डेवलपर्स ने ये सुविधा इस ऐप में डाली ही नहीं है। तो ये वो वाली बात है कि हेल्थ और टेक्नोलॉजी पॉलिसी किनको मतलब पीछे छोड़ जाती है। अब मैंने कहा 2 कंडीशंस थे, तो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि इन ऐपों से तभी फायदा हो सकता है जब पूरे देश में वाइड स्प्रेड टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, जिससे लोग आसानी से और मुफ्त में टेस्ट कर पाए। क्योंकि टेस्टिंग के बिना इस ऐप में सही जानकारी कैसे डाल पाएंगे? क्योंकि कोरोना वायरस, और ये हमें पता चल गया है कि बहुत केसेस में वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि बाहरी लक्षण के बिना। तो टेस्टिंग के बिना हमें और मतलब टेस्टिंग के बिना जब हमें अलर्ट मिलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में शायद आए हैं, तो टेस्टिंग के बिना लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने वायरस एक्चुअली असलियत में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं। और अब इस स्थिति को जानते हुए भी कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कम है, टेस्टिंग भी अभी कम है, ये सवाल उठता है कि कैसे फैसला किया गया कि आरोग्य सेतु ऐप इस देश में लागू करना चाहिए, कि सरकार को ये ऐप बनाना चाहिए।
अब पैंडेमिक का समय है तो हम ये भी मान सकते हैं कि सरकार को स्पीड से इस वायरस से का सामना करना है, रैपिड रिस्पांस का समय है। मगर जब दुनिया में इतना बड़ा और कठोर विवाद चल रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में हमें ये भी नहीं पता है कि ये फैसले किसने लिए हैं और किसने ये ऐप बनाया है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और नीति आयोग इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 20 वॉलंटियर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और ये इंडियन प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओज हैं। ये हमें पता चला है मीडिया रिपोर्ट से। अब फिर हमें कल सुनने को मिला है एक कैन आर्टिकल से कि इनमें से कुछ सो कॉल्ड वॉलंटियर्स अपनी खुद की हेल्थ डेटा कंपनियां अभी खड़ी करने में लगे हैं। तो शक हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक टेक्नोलॉजी सेक्टर के से मतलब काफी लोग आए हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं इस ऐप का, मगर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? जो जन स्वास्थ्य संस्थाएं की राय, मतलब इन संस्थाओं की राय क्या इन टेक्नोलॉजिस्ट ने ली है कि नहीं? अगर हम मतलब दूसरे देशों को देखें जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मतलब वहां भी बहुत विवाद चल रहा है, उनकी सरकारों ने कानून लाने का फैसला किया है और इसके साथ इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स और एथिक्स कमेटी भी खड़ी कर दी है जो अब हर टेक्नोलॉजी संबंधित डिसीजन पे बहस करते हैं और इनमें से पब्लिक में और इनमें से जो एक्सपर्ट्स हैं वो पब्लिक में आके अपने विचार समझाते हैं। तो हाँ, तो अब अगर हम जैसे मैंने कहा कि जैसे 2 क्वेश्चन है, इससे फायदा होगा कि ये जैसे मैं कह रही हूँ ऐसा तो नहीं लग रहा है रिसर्च के बल पे कि इससे कुछ फायदा होगा, मगर क्या नुकसान हो सकता है? और विनीत हमसे पहले पूछ रहे थे कि मतलब मूल अधिकार पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो हम उसकी बात डेफिनेटली करेंगे। मगर मैं पहले ये भी कहना चाहती थी कि इस ऐप से हेल्थ और जो मतलब जो स्वास्थ्य पॉलिसी इस ऐप के डेटा के आधार पे बनेगी, वो भी हमारा मानना है कि वो भी हानिकारक हो सकता है। हेल्थ पॉलिसी का इम्पैक्ट समझने के लिए हम 2014 इबोला वायरस के अनुभव से आई थिंक काफी सबक सीख सकते हैं। तो 2014 में वेस्ट अफ्रीका में ये इबोला वायरस आग की तरह फैल रहा था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने घोषित कर दिया कि सेलफोन डेटा के साथ उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल बना लिया है और अब वो फॉरकास्ट या अनुमान लगा पाएंगे कि इबोला आगे कैसे फैलेगा और कहाँ फैलेगा। तो हार्वर्ड साइंटिस्ट हैं, तो सरकार भी काफी बहक गई और उनकी रिकमेंडेशंस की नीति के आधार पे उन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशंस इस डेटा के आधार पे बनाए और बाद में पता चला कि उनके जो फॉरकास्ट थे और अनुमान थे उनमें काफी कमियां थी और इसका आई थिंक मूल कारण ये था कि उनके मॉडल के बेसिक अजम्पशंस गलत थे। उन्होंने ये सोचा था अमेरिका के वातावरण पे बेस्ड कि एक मोबाइल सिर्फ एक इंसान इस्तेमाल करता है और सिएरा लियोन में काफी सारे परिवार एक्चुअली फोन्स को शेयर करते थे। तो आज मैं ले जाऊंगी फोन, कल मेरी बहन ले जाएगी, परसों मेरे पिता फोन ले जाएंगे और इस अजम्पशन की गड़बड़ी से ही, और क्योंकि जीपीएस सिग्नल उन इलाकों में बहुत ही कमजोर था, उनके फॉरकास्ट भी गलत निकले और सरकार की नीतियां भी। अब आरोग्य सेतु की बात करें तो अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे जो दिविज अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि इस ऐप के डेटा पे आधार पे वो हेल्थ पॉलिसी बनाना चाहते हैं। हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं, कितनी हॉस्पिटल कैपेसिटी कहाँ होनी चाहिए, कितनी टेस्टिंग होनी चाहिए कहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ऐप से जो कोविड का नक्शा बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 20% और मुझे लगता है उससे भी काफी कम आबादी पे निर्धारित होगा और वो नक्शा और इस नक्शे पे आधारित नीति या पॉलिसी इसीलिए अधूरी या गलत हो सकती है। दिविज, तो if you want to talk about मूल सरकार, the point on impact on fundamental rights और मूल अधिकार पर प्रभाव। जी बिल्कुल, धन्यवाद अम्बा। और तो मैं पहले ऐसी 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो जानकारी इकट्ठा कर रही है
तो ये मामला केवल निजी जानकारी और इसकी गोपनीयता का सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारी स्वतंत्रता का, ये सवाल है नियंत्रण का, कि कौन हमें कंट्रोल कर रहा है, कि हम किसे पावर दे रहे हैं डिसीजंस बनाने के लिए हमारे बारे में। और दूसरी बात कि कोई भी ऐसी तकनीकी प्रतिक्रिया भी सामाजिक और राजनीतिक प्रसंग से समझने की ज़रूरत है इसका सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना हम केवल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कोड देख के ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो अब ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का जब क्वेश्चन आता है तो दो सवाल इस पे एक देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में, या प्रिवेसी या निजता के मौलिक अधिकार की क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, और फिर ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस ऐप से क्या कठिनाई पैदा होती है। तो 2017 में जब आधार का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने बोला था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और फिर 2017 में 9 जज के बेंच ने एकात्मक आवाज़ उठाई और तय किया कि निजता का अधिकार वाकई में मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और इसका मतलब हुआ कि इसका कोई कुछ भी विरुद्ध हुआ या इसकी कोई भी प्रतिबंधी संविधान के आधार पे होनी चाहिए। तो जो 9 जज का बेंच था उन्होंने ऐसे 4 सवाल उठाए, ऐसी चार सवालों पे जांच की कि अगर कोई भी प्रतिबंधी हुई इस अधिकार की तो कैसे जज करना चाहिए इसे, कि कैसे बताए कि ये संविधान के आधार पे है कि नहीं। तो पहली जांच ये है कि ये प्रतिबंधी क्या का कानूनी आधार है कि नहीं, कि कुछ लेजिस्लेशन है या कोई लीगल बैकिंग है इस प्रतिबंधी की या इस रिस्ट्रिक्शन की। फिर दूसरा सवाल है कि जो उद्देश्य से ये प्रतिबंधी हो रही है क्या ये वैध उद्देश्य है। तो इसे लेजिटिमेट पर्पस या लेजिटिमेट एम वाला टेस्ट कहते हैं कि अगर ये जैसे आरोग्य सेतु हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानकारी कलेक्ट कर रहा है कमर्शियल इंटरेस्ट को देने के लिए, तो वो वैध नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। तीसरा सवाल है कि ये प्रतिबंधी जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है या किसी और कार्रवाई से भी उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। तो ये नेसेसिटी टेस्ट कहलाता है कि अगर कोई और कार्रवाई है जिससे वही उद्देश्य प्राप्त हो सकता है, मगर कोई ऐसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधी नहीं लगती है, तो सरकार को वही उद्देश्य अपनाना होगा। तो नेसेसिटी टेस्ट फुलफिल करना ज़रूरी है। और चौथा और शायद काफ़ी इस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रसंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी और बैलेंसिंग का, जहाँ कोर्ट देखता है कि ये अधिकार की प्रतिबंधी उद्देश्य से संतुलित है कि नहीं, कि कि अगर बहुत बड़ी प्रतिबंधी हो रही है और जो उद्देश्य या जो लक्ष्य है उसका वैल्यू बहुत कम है, तो वो प्रतिबंधी नहीं मानी जाएगी। तो ये 4 टेस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के जजमेंट में तय किए थे, और उसके बाद वो तब से ये प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी मौलिक अधिकार की प्रतिबंधी को देखने के लिए कि वो संवैधानिक है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी प्रसंग में देखना है कि इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया में किस तरीके से ये जानकारी इस्तेमाल हो रही है। और जो मेरी समझ में है कि ये इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नहीं हो रही है। और जैसे अंबा ने कहा सरकार के रिस्पॉन्स में काफ़ी पक्षपात नज़र आ रहा है सबको। जब हम पिछले महीने जब कोरोना वायरस की इनिशियली न्यूज़ फैली थी, तो हमने देखा था कि सारा दोष दिया जा रहा था एक ही ग्रुप को, तबलीगी जमात को। सरकार भी और सरकार के तहत समाज भी कह रहा था कि सारा दोष तबलीगी जमात पे है, और ये अब तय किया गया है कि ये गलत था। तो इसी बात में फिर जो आरोग्य सेतु जिस पे फोर्स किया जा रहा है, और केवल आरोग्य सेतु नहीं है,
ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, ऐसे बहुत सारी तकनीक हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हर स्टेट गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है, जो सर्वेलेंस के टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उसमें भी ऐसी पक्षपात आ जाती है, उसमें गवर्नमेंट के बायसेस और गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाती है, और इन पे भी ये भी राइट अगेंस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है। पक्षपात के खिलाफ जो एक मौलिक अधिकार है सबका, और वो भी अफेक्ट होता है। और बाकी जो चीज़ है, जब ये ऐप अनिवार्य किया गया है, जैसे अब तो कल या परसों ऐसा बोला गया है कि ये अनिवार्य नहीं है, पर आप और चीज़ें देखेंगे तो ये एंटाइटलमेंट से, जैसे ही आधार हुआ था वैसे ही वो एंटाइटलमेंट्स के साथ या राइट्स के साथ टाई हो रहा है। तो किसी भी एंटाइटलमेंट को लेने के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी हो रहा है। तो जो बाकी के अधिकार हैं, जैसे आप किस संबंधी का स्वतंत्रता या गमनागमन की स्वतंत्रता, ये सब इसी ऐप से डिसाइड हो रही हैं, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी असंवैधानिक रूप से डिसाइड हो रही हैं। और जैसे अम्बा ने कहा था, इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट हो, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए और संस्थागत पर्यवेक्षण ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। धन्यवाद दिवेश और अम्बा, काफ़ी अच्छा आपने एक ओवरव्यू दिया। एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि एक प्रश्न के माध्यम से भी आया है, कि एक तरफ तो शुरू में तो इसे ज़रूरी बनाया गया, लेकिन जैसा देवेश ने बताया कि हाल ही में ये कह दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है। किंतु एक प्रश्न भी आया कि जब वो ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं है, और अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय हो सकते हैं कि अगर आप, क्या यह आपके ऊपर है कि आप उसे इंस्टॉल करें तो करें, नहीं तो नहीं, या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है, तो क्या कानूनी उपाय या क्या और उपाय हो सकते हैं जिससे हमें वो ना करना पड़े? थैंक यू विनीत, और बिल्कुल सही सवाल है ये। और देखिए, प्रॉब्लम यही है क्योंकि अब सरकार ने बोल दिया है कि आरोग्य सेतु से हम पहुंचेंगे रोग से आरोग्य तक, और ये गलतफहमी में सब लोग पड़ गए हैं कि अगर आपके पास ऐप है तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हैं, या आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ रोग फैल रहा है, कहाँ वायरस फैल रहा है, और आप कैसे दूर रख सकते हैं। पर हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। जैसे अम्बा ने समझाया, जो अजम्पशंस हैं इसकी, जो टेस्टिंग और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की अजम्पशंस हैं, वो इंडिया में शामिल नहीं है। तो अब इसका क्या लीगल एंटाइटलमेंट, क्या लीगल रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो इंडिया में तो अभी नहीं है ऐसा, क्योंकि जो लीगल बैकिंग है इसकी, वो सीधा वो काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंट है, वो काफ़ी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तय किया गया है कि आरोग्य सेतु कहाँ यूज़ होना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर प्राइवेट पार्टी को ऐसे कोई रूल या नियम बनाने हैं कि आरोग्य सेतु ज़रूरी है, वो ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम देख सकते हैं शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा कुछ हो, या शायद आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ हो कि ऐसा पक्षपात करना गैर कानूनी है, पर वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या अब एफर्ट क्या हो सकती है कि हमें कहना चाहिए कि सरकार को अब कानून बनाना पड़ेगा बाकायदा, कि जिसमें लिखा हो कि ऐसे पक्षपात करना असंभव है, नहीं कर सकते। और यही राय मुझे लग रही है कि जैसे ही आधार पे वो वॉलंटरी मैंडेटरी हो गया था, वैसे ही एक ऐसे शायद कानून बनाना पड़े कि पक्षपात डिसअलाउड है, या पक्षपात ऐसा इलीगल है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा क्लॉज होना चाहिए। हाँ, मैं बस ये ऐड करूंगी कि इस कानून के मुद्दे पे कि
ये जो मतलब लोगों को आई थिंक अभी ऐसा लगता है और सरकार द्वारा ये समझाया भी जा रहा है कि हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, अगर जान चाहिए या तो फिर मूल अधिकार और कानून और ये सब चाहिए, और या तो सरकार मतलब जैसे जल्दी करके जान बचा सकती है, नहीं तो अगर जनसंवाद करेंगे तो फिर समय बर्बाद हो जाएगा और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर हम दूसरे देशों को देखें और उनकी मतलब उनकी जो एक्सपीरियंस है वो ये बताती है कि जान बचाने के लिए, गुड हेल्थ पॉलिसी के लिए ही ये नीतियां मतलब नीड टू गो थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स की सहमति और लोगों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। NHS जो यूके वाले हेल्थ एजेंसी है, उन्होंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा है कि लोगों का मतलब विश्वास के बिना, और ये अंधविश्वास की बात नहीं है, मगर विश्वास और भरोसे के बिना ये टेक्नोलॉजी भी सफल नहीं हो सकती। और इसीलिए वो एक्सपर्ट्स कमेटी, वो फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने वो सांसदिक कमेटी भी खड़ी कर दी है और एथिक्स कमेटी खड़ी कर दी है, जिसमें लॉयर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी संबंधित हर निर्णय पर वो बहस करते हैं और ये डिस्कशंस के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी पब्लिक के सामने रख रहे हैं। और मैं बस थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि इंडिया में जो इसका प्रतिक्रिया हो रही है वो काफ़ी दंडात्मक प्रतिक्रिया है, वो स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं है। तो जैसे किसी के पास आरोग्य सेतु का कुछ रेड कोड आ गया है तो पुलिस उनके घर पे पहुंच जाएगी और उनको फोर्सेबली क्वारंटीन जोन में ले जाएगी। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के अलावा ये भी देखना है कि ये कौन से इंस्टीट्यूशंस इस जानकारी को यूज कर रहे हैं और कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत कम समय में इस ऐप को बनाया गया है, पता नहीं कितना टेस्टिंग का समय मिल पाया, तो आपके संज्ञान में क्या कोई ऐसा भी हुआ है कि कुछ गलत इंडिकेशन आया हो इस ऐप से जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जवाबदेह होगा अगर कुछ ऐसा गलत इंडिकेशन इस ऐप से आता है तो? बिल्कुल सही। अम्बा, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं संक्षेप में बोल देता हूँ कि आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। पहली बात तो देखिए, पहले इनकी जो निजी नीति थी उसमें लिखा था कि इसका जानकारी का कोई भी मिसयूज हुआ तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि एक्टिविस्ट कम्युनिटी फिर ये पढ़ के उसका विरोध किया काफ़ी, तो ये हटाया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने जिम्मेदारी ऐसी निभाई है। जो उनका नया प्रोटोकॉल आया है उसमें भी सरकार ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और बिल्कुल जो डिसीजंस के बारे में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, प्रेस में कवरेज हुई है। शायद कोई स्टेटिस्टिकल एम्पेरिकल स्टडी शायद नहीं हुई है, पर ऐसे एनेक्डोट्स तो आए हैं कि गलत डिसीजन ली जा रही है ऐप की, या किसी को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो रेड कोड में है या ऑरेंज कोड में है, यानी कि वो पेशेंट है या वो इन्फेक्टेड हैं। तो पर इसका कोई जवाबदेही अभी तक नहीं है। इसलिए हमें सरकार से पूछना चाहिए कि ऐसे लीगल रूट के थ्रू एक लीगल बैकिंग या इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होना चाहिए, कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए या ऐसा कोई संस्थागत पर्यवेक्षण ऐसा होना चाहिए जहाँ की लोग ऐसी घटनाएं को ले जा सके। हाँ, I'll just add, विनीत, मैं शायद अंग्रेजी में बोल दूं, एंड फिर आप ट्रांसलेशन का थोड़ी मदद कर सकते हैं। दैट one story which is quite scary is that in Bombay parents were taken away, their child was left at home, police came knocking on their door and said, based on the data we have from the app, you are कोरोना पॉजिटिव। उनको ले गए और फिर ये पता चला टेस्टिंग के बाद कि उनको कोरोना वायरस नहीं था। मगर ये जो दिविज कह रहे थे कि ये सब मतलब
दंडात्मक तरीके से हो रहा है। पुलिस आपके मतलब दरवाजे के सामने आ रही है और बोल रही है आप हमारे साथ आओ। तो ये काफी कंसर्निंग है। हम अब अगर चाइना का एग्जाम्पल देखें, वहां भी ऐसे काफी उदाहरण हैं। जैसे मैंने फाइनेंशियल टाइम्स की एक आर्टिकल है जिसमें वो कह रहे थे कि चाइना में हेल्थ कोड ऐप एक मोबिलिटी पास भी है कि आप कहाँ यात्रा कर सकते हो, कहाँ नहीं। और उस मोबिलिटी ऐप जो वो आई थिंक इट्स कॉल्ड हेल्थ कोड ऐप, वो कभी कभी ग्रीन मतलब अलाउड से रेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड एकदम से from 1 minute to the next it keeps flipping colors। और लोग कह रहे हैं कि हम इसको समझ नहीं सकते और हम इसकी मतलब जवाबदेही किससे मतलब ये तो टेक्नोलॉजी है, so they don't know how they can challenge and why they are getting a red or why they are getting a green, and उनको बताया जा रहा है कि ये बस एल्गोरिदम का निर्णय है। तो ये आई थिंक हमारी बहुत दूर की फ्यूचर नहीं है, बहुत अब ऑलरेडी हमने सुना है कि आरोग्य सेतु शायद एक ई पास बन जाएगा। तो ये आई थिंक इज अनदर वेरी बिग कंसर्न। इसको थोड़ा सा मैं एल्गोरिथम का बता देता हूँ कि एल्गोरिथम एक ऐसे कंप्यूटर में आप एक तरीके का एक बनाते हैं प्रोग्राम, जिसकी सहायता से वो कई बार अपने आप भी सीखता है या फिर आप उसे सिखाते हैं कि कैसी स्थिति में क्या करना है। और कई स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जो आप उसमें ना डाल पाए। तो कुछ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जिस अपने आप उससे सीखता है, और जैसे गूगल में आपने कुछ सर्च किया तो अपने आप आपको अगली बार जो आपने सर्च किया उसके अनुसार कुछ चीजें दिखाता है। तो एल्गोरिथम का मतलब कुछ ऐसा एक प्रोग्राम है। और I forgot what you said, so if you can just translate yourself. I think the rest is fine. Just on the China app that it's people are not sure why it's changing from green to red and why how the algorithm is working. एक और जो प्रश्न आया है कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो किस प्रकार ये टेक्नोलॉजी हमारे काम में प्रयोग की जा सकती है इस बीमारी से लड़ने के लिए, अन्यथा भी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज इस महामारी से लड़ने के लिए हो सकता है? क्या आप उसके प्रयोग देखते हैं? क्या आपके कुछ विचार हैं उस बारे में? किस और देश ने किया हो जिससे स्थितियों में काफी परिवर्तन आया हो? हाँ जी, तो देखिए ये जो भी तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनका उपयोग अगर सही तरह से किया जाए और एविडेंस बेस्ड हो, जैसे अम्बा ने बोला वैज्ञानिक हो, तो वो भरोसा बढ़ा सकता है और ये रिस्ट्रिक्शंस की ईज करने में ज़्यादा जानकारी दे सकता है। आपको भरोसा दे सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उधर ये महामारी नहीं फैली है, या आपके आसपास जो रहते हैं उधर महामारी नहीं है, या अगर आपको कुछ इन्फेक्शन लगता है तो आप हेल्थ अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों को अप्रोच कर सकते हैं। परंतु ऐसा इसके लिए केवल टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए बाकी इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा ही बाकी देशों ने, जैसे सिंगापुर, ताइवान ने भी ऐसा ही किया है कि उन्होंने दंडात्मक या पुलिस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम नहीं किया, उन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया है और भरोसा बढ़ाने के लिए किया है। इसलिए तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, क्या वो सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी विकेंद्रीकरण टेक्नोलॉजी भी यूके में एक ऐसे डेवलप हुई है, DP3T प्रोटोकॉल करके, जहाँ केवल आपको पता चलता है कि आप मरीज हैं या नहीं, और या आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या नहीं, और आप खुद स्वयं क्वारंटीन कर सकते हैं और स्वयं ही सरकार को वॉलंटियर कर सकते हैं कि ये मेरे सिम्टम्स हैं या मैं शायद इन्फेक्टेड हूँ। तो अगर सरकार को भी अगर नीति बनानी है तो आप उनको ऐसी जानकारी दे सकते हैं, और
उसके तहत वो नीति भी बना सकते हैं। हाँ, और मैं ये ऐड करूंगी कि लोग कहते हैं कि साउथ कोरिया और ताइवान में डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बहुत फायदा हुआ है, मगर ये सवाल उठता है कि वहां पे फायदा क्यों हुआ है। तो जैसे मैं कह रही थी पहले कि क्या कंडीशंस हैं, क्या स्थिति है वहां पे, और बोथ साउथ कोरिया और ताइवान में ये ऐसी स्थिति है कि वहां पे टेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन डिजिटल लिटरेसी ये सब भी काफी ज्यादा है। तो ये एक बात है कि हर देश की स्थिति अलग होगी। जैसे दिविज कह रहे थे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट काइंड ऑफ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट क्या इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ एंड इंस्टीट्यूशनल जो फाउंडेशंस है वो कमजोर हैं कि नहीं। और इस आई थिंक जो इंडिया में अभी जो माहौल है, मैं ये कहूंगी कि दूसरों देशों से हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चली कि नहीं ये नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रोसेस क्या था, कि एथिक्स कमिटी टास्क फोर्स उन्होंने क्या मतलब क्या खड़ी कर दी उसको। फॉर एग्जांपल आई थिंक यूके में और ऑस्ट्रेलिया में और यूके में दोनों में जो टास्क फोर्स उन्होंने सेटअप कर ली है उनको भी साइन ऑफ करना होगा कि क्या ये ऐप अब कल इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स के लिए यूज किया जाएगा। ये निर्णय सिर्फ कोई मतलब बंद कमरे में गवर्नमेंट सरकारी लोग नहीं करेंगे। ये हर निर्णय पब्लिक कंसल्टेशन के बाद और ये एक्सपर्ट कंसल्टेशन के बाद किया जाएगा। तो आई थिंक अगर हमें लेसन्स लेने हैं दूसरे देशों से, ये इस टाइप के लेसन्स लेने चाहिए। तो एक जो जरूरी चीज इसमें समझ में आया कि जो भी कदम उठाए जाएं जनता का भरोसा उसमें हो, उनकी भागीदारी उसमें हो। इसी से जुड़ा एक थोड़ा टेक्निकल प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी इस तरह की चीजें बनती हैं उनका एक सोर्स कोड बनता है जिसमें ये लिखा होता है कि कैसे वो काम करता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम बोलते हैं ओपन सोर्स, कि कोई भी जाकर देख सकता है कि कैसे उसको डिजाइन किया गया है, कैसे वो काम करेगा। और कुछ होते हैं कि जिसमें आपका सोर्स कोड सभी के पास नहीं होता, वो सिर्फ जो कंपनी या जो लोग बनाते हैं उन्हीं के पास रहता है। तो इस ऐप का सोर्स कोड क्या पब्लिक को अवेलेबल है, अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका सोर्स कोड क्या है? नहीं है। ये ओपन सोर्स ऐप नहीं है। और ओपन सोर्स भी कई तरीके का हो सकता है। यानी या तो जो एप्लीकेशन आपने फ़ोन में इंस्टॉल की है वो ओपन सोर्स हो सकता है, पर उसका भी उपयोग काफ़ी लिमिटेड है। क्योंकि जो जानकारियाँ जा रही हैं वो तो अलग अलग परिस्थितियों में कलेक्ट हो रही है, अलग अलग परिस्थितियों में प्रोसेस हो रही है। और जैसे अंबा ने बोला, जो एल्गोरिदम रहता है वो चेंज होते रहता है। पर्टिकुलरली जो नए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम जो सरकार कहती है कि वो उसका उपयोग कर रही है, उसका रनिंग ओवरसाइट का ज़रूरत है। और केवल ओपन सोर्स करने से शायद कुछ फ़ायदा तो होगा, ज़्यादा थोड़ी पारदर्शिता आएगी, मगर वो इनसफिशिएंट रहेगी तब भी। परंतु और देशों में जैसे सिंगापुर का जो ट्रेस टुगेदर ऐप है, या जैसे मैंने बोला DP3T का जो प्रोटोकॉल था, और उसके तहत जो ऐप बना था वो ओपन सोर्स है और वो फ्री सॉफ्टवेयर कहलाता है। Yeah, I'll say this in English first, that I think one of the lessons we've learned from asking for open sourcing algorithmic systems, AI systems, technology, software, is that, like Divij said, some benefit can come from it, but how many of us in society can actually read कंप्यूटर कोड? हाउ विल दैट मेक सेंस टू अस? तो अगर हम पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की बात पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक ओपन सोर्सिंग हैज limited effectiveness. Yes, the technology community can translate that into actionable information, but I think it is even more important to give information of the kind that what is the motivation behind this, how will it be used, will police agencies be involved, what is the involvement of the health sector? So again, I think it's a question of where do you put your emphasis, and that's why I said that I think transparency and accountability, the language of transparency and accountability needs to go beyond technical transparency to kind of, what do we need to understand the politics of these systems.
एक और प्रश्न जो हमारे सुनने वाले से आया है वो ये है कि इस ऐप को किस प्रकार पता लगता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आया है? क्या ये कोई लैब से डाला जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, या यूजर को डालना पड़ता है? किस प्रकार पता लगता है कि इस एरिया में या यह पर्टिकुलर यूजर कोरोना पॉजिटिव है? तो निजी नीति के अनुसार जो लिखा है मैं वो बताता हूँ आपको। उसमें लिखा है कि अगर ये दो तरीके के ऐसे हो सकते हैं। पहला तो है कि एक टेस्ट हो सकता है आपको, आप अस्पताल जाएंगे, उधर टेस्ट होगा, आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सहमति के साथ अपलोड किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वर पे। ये एक तरीका है। दूसरा है कि ऐप आपसे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पूछता है, और सेल्फ असेसमेंट में आपसे पूछेगा क्या आप खांसी कर रहे हैं, क्या आपके पास फीवर है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, और ये सब जानकारी लेके वो आपको फिर एक और कोड देगा। रेड कोड हो सकता है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोरोना वायरस है, या येलो कोड कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या ग्रीन कोड यानी कि आप सेफ हैं। अब ये सेल्फ असेसमेंट इंफॉर्मेशन कैसा यूज हो रहा है वो निजी नीति में क्लियरली लिखा नहीं गया है। ऐसा नहीं बोला है कि सेल्फ असेसमेंट कोड यानी आप पॉजिटिव टेस्टेड हैं और आपको क्वारंटीन करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। और ये भी नहीं लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन औरों को दिया जाएगा। परंतु जो ई पास जैसे जो फैसिलिटीज़ अभी आ रही हैं उसमें लगता है कि वही यूज़ कर रहा है। जो जैसे जब इस ऐप को अनिवार्य बनाया जा रहा है ट्रैवल के लिए या मेट्रो के लिए या शॉप्स में जाने के लिए, तब वो यही कोड देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का भी कोड देखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है कि लोगों को समझ में ना आए कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और गलती से लाल कोड आ गया या ग्रीन कोड क्यों नहीं आया। तो कई बार हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है कि कोई भी चीज का जवाब हाँ या ना में होगा, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है वो टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं एक संभावना कहीं है, और उस संभावना का प्रयोग करके हम नतीजे पर पहुंच रहे हैं जो शायद पूरे तरीके से सही ना हो, और उसमें कहीं ना कहीं उसको जो बनाने वाला है उसका भी उसकी भी एक सोच कहीं ना कहीं डल जाती है, जैसे अंबा ने पहले बताया। एक और दर्शक जो पूछ रहे हैं कि एक ये है कि मैंने ऐप को इंस्टॉल किया, मैंने उसको प्रयोग किया और मैंने उसे डिलीट किया, इस केस में क्या मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा? दूसरा, अगर मेरे पास वो ऐप है और मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी सूचना थी, चाहे वो सरकार के पास गई या मेरे पास रही, मैं चाहता हूं कि ये सब सूचना हट जाए, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी कोई सूचना सरकार के पास रहे, तो क्या ये संभव है? अंबा आप बोलना चाहेंगे? मैं तो ये जानकारी, अब ये जो नया आरोग्य सेतु का प्रोटोकॉल जो आया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर के तहत, उसमें कुछ जानकारी ऐसी दी गई है। उसमें लिखा गया है कि 180 दिन के अंदर जो भी पहले तो जो भी ये ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा कलेक्ट होता है वो 30 दिन के लिए स्टोर किया जाता है। फिर से ये प्रोटोकॉल और निजी नीति के तहत है, हम जानते नहीं कि असल में कितनी देर के लिए है, पर चलो मान लेते हैं कि 30 दिन के लिए स्टोर किया गया है। उसमें लिखा है कि 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा। और अगर जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल सर्वर तक गई है, यानी जो आपके फ़ोन में नहीं रही पर आप माने कि आप पॉजिटिव टेस्ट हो गए, तो वो सेंट्रल सर्वर पे गई है, तो वो 180 दिन तक रहेगा, 180 डेज के लिए रहेगा, और उसके बाद डिलीट किया जाएगा। अब ज़्यादा स्पष्ट एक बात स्पष्ट नहीं है कि ये प्रोटोकॉल में ऐसा भी लिखा गया है कि प्रोटोकॉल 180 दिन के लिए रहेगा, फोर्स में रहेगा, परंतु एग्जैक्टली किस डेट पे, यानी प्रोटोकॉल एक्सपायर होने से पहले सारा डेटा डिलीट, सारी जानकारी डिलीट होगी या नहीं, ये क्लियर नहीं है। पर प्रोटोकॉल में ये लिखा है कि जो जैसा आपका नाम या पता जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डिलीट कर दे केंद्रीय सरकार। तो उसके लिए
एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं दिया है कि कैसे रिक्वेस्ट करें, पर मेरे ख्याल से अगर एनआईसी को ईमेल लिखे या ऐसा कोई चिट्ठी लिखे और बोले कि ये मेरा आईडी है, ये मैंने नाम और पता दिया था, अब मैं ऐप डिलीट कर चुका हूँ, आप कृपया मेरा डेमोग्राफिक डिटेल और जानकारी भी डिलीट कर दीजिए। एक और चीज जो हम थोड़ा सा जिस पे हमने टच किया था, जैसे 10 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार के अनुसार इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं आज की तारीख में, और बहुत जल्दी लोगों ने उसे डाउनलोड किया। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप हम इसे कह सकते हैं। जो तर्क दिया जाता है कि ठीक है, कम से कम ये एक ऐसी इमरजेंसी का टाइम है, महामारी का टाइम है, ऐसे समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सूचना सरकार के पास जा रही है। हमें तो इस बीमारी से बचना है और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए। उसके लिए आप क्या तर्क देंगे कि क्या उसमें यह सोच सही है कि हमारी मेरा जो भी डेटा है मेरे फर्क नहीं पड़ता, सरकार के पास जाए तो जाए, क्योंकि एक बहुत अलग स्थिति है जो आज तक कभी नहीं हुई है? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो उसे करे, उसे भरोसे में लेकर ही ये किया जाए? हाँ, तो यही मैं कह रही थी कि ऐसे ही आई थिंक समझाया जा रहा है कि ये जैसे दो रास्ते हैं कि अगर हमें अभी रैपिड रिस्पॉन्स करना है तो हम प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते, हमें कुछ जो भी है हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मगर जब हम ये देखते हैं कि जो रिसर्च, जो सब वैज्ञानिक जो उन्होंने अभी तक उनको ये पता तो चला है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मतलब का फायदा सिर्फ तभी आएगा जब ये कंडीशंस होगी। तो स्टेट, अब सरकार क्या कर रही है, वो पहले ऐप ला रही है और हमारा ध्यान हट जाता है कि इस देश में टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, कि जो माइग्रेंट लेबर है उनके पास मतलब पेट में खाना नहीं है, उनके मतलब उनके पास साधन भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है कि जब हम हाँ ये तो सही है कि क्राइसिस का टाइम है और सरकार को एक्शन लेना है, मगर वो सरकार किस चीजें को प्रायोरिटी कर रही है अभी, यही प्रॉब्लम है। कल मुझे सुनने को आया कि ये पिछले हफ्ते की वो सरकार अब माइग्रेंट लेबर का एक नेशनल डेटाबेस बनाएगी जिससे वो ट्रैक कर पाएगी कि माइग्रेंट लेबर इंटरस्टेट यात्रा कर रहे हैं, और फ्यूचर में शायद माइग्रेंट लेबर के लिए भी एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम बनाए। अब इस मतलब प्राइवेसी और सर्वेलेंस वाली तो सवाल उठती है, मगर इसको छोड़ के भी हम जो बड़ा सवाल ये है कि माइग्रेंट लेबर अभी उनके पास खाना नहीं है, घर जाने का साधन नहीं है, तो इस घोषणा का मतलब क्या है? ये कैसी सरकार है जो इन कठिन समय में मजदूरों की देखभाल करने के बजाय उनको शक की नजरों से देख रही है, दंडात्मक नीतियों को ला रही है और सर्वेलेंस की डेटाबेस पर उनका फोकस है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आरोग्य सेतु में आपका बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, मगर Arogya Setu, we say this, that for Arogya Setu to work, it depends on testing infrastructure, health infrastructure, and the expertise of public health experts. You're ignoring that, and you're telling us that just download this app. I think it goes back to ये tech solutionism का ही एक नशा जैसा है। तो जैसे माइग्रेंट्स का आपने कहा कि वो भी एक डेटाबेस बन रहा है और हमें नहीं पता उसका प्रयोग कैसे होगा। इस ऐप में और इसके अलावा बहुत से ऐसे ऐप अब आ चुके हैं जहां पे आपको ट्रैक किया जाता है आपके जीपीएस लोकेशन से कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आपको क्या संभावना लगती है कि इस महामारी के थोड़ा प्रभाव कम होने के बाद क्या इस तरह की चीजों का असर कुछ कम होगा? क्या जैसे हम एक तरह से एक निजता को थोड़ा हमने खत्म किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, लेकिन क्या इसका असर कम होने के बाद आप इसे खत्म होता देख रहे हैं? ये जो एक निगरानी तंत्र बन रहा है, क्या ये आपको लगता है जारी रहेगा या इस पे एक लगाम थोड़े समय बाद आ सकती है? खासतौर पे जब एक डेटा प्रोटेक्शन बिल की और हम देख रहे हैं कि वो आने वाला है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार है, कभी भी वो पेश मतलब हो चुका है, तो उस संदर्भ में कहाँ देखते हैं आप इसको? क्या ये कंट्रोल में आएगा या नहीं?
देखिए, आशा यही है कि ये डेटा जो भी है या जो भी सर्वेलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो ख़त्म किया जाए। पर अगर हम देखें, ये असल में होता नहीं है, क्योंकि ये जो आपातकालीन समय जब आ जाते हैं तो जो तकनीकी और जो जो कानून भी जो आते हैं इसके दौरान, वो काफ़ी समय के लिए रह जाते हैं। फिर जैसे 2611 के समय, उसके बिल्कुल बाद ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट आए थे, और उस अमेंडमेंट में ये फ़ोन और कंप्यूटर का सर्वेलेंस का सारा कानूनी के सारे कानून ऐसे बने थे। तो बिल्कुल आशा तो यही है, और इनफैक्ट प्रोटोकॉल में भी ऐसा लिखा है कि 6 महीने के लिए चलेगा और फिर सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। पर इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी, क्योंकि अब तो सरकार को ऐसा कैप्टिव ऑडियंस ऐसे मिल गई है कि वो देने को तैयार है, सारी जानकारी देने को तैयार है, सारी ऐसे प्रिकॉशंस लेने को तैयार है, और फिर वो स्लोली नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यही मुश्किल है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि आपके पिछले प्रश्न से जुड़ा, कि ये जो पक्ष विपक्ष का सवाल है कि प्रिवेसी और पब्लिक हेल्थ जो ऐसे विरोध में है, वो वाकई में ऐसे विरोध में नहीं है। और जो उदाहरण मैं देना चाहूँगा वो HIV एड्स के अदालतों, जो ह्यूमन राइट्स अदालत ने HIV एड्स के मामले तय किए हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा गया है कि जब निस्ता के अधिकार का मूल नहीं समझते हैं हम, और ऐसे दंडात्मक या पक्षपात चीज़ें करते हैं जानकारी लेके, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि वो स्वास्थ्य अधिकारियों को अप्रोच करें। और इसी से फिर तो इससे क्या होता है कि अगर वो सही जानकारी ना दे या टेस्टिंग ना करे या ट्रीटमेंट के लिए ना जाए, तो उससे फिर रोग और फैलता है। और हमें ये भी दिख गया है कि जब ऐसे दंडात्मक तरीके से लोगों को क्वारंटीन सेंटर में फोर्स किया जा रहा है, तो अगर आरोग्य सेतु का भी इस्तेमाल करें तो वो उनकी कोशिश यही होगी कि वो ऐसे स्पूफ करें, कि वो गलत जानकारी दें, ताकि उनको ऐसे दंडात्मक सिचुएशन में ना डाला जाए। एक और प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, जो थोड़ा भविष्य में आप कैसे देखते हैं कि कैसे इसका प्रभाव, क्या आरोग्य सेतु सिर्फ आपको लगता है कि इस बीमारी के लिए ही बनाई गई है, या इसके पीछे कोई एक लंबी सोच भी है? क्योंकि कुछ और चीजें आ रही हैं, जैसे हमने सुना है भारत हेल्थ स्टैक, जैसे कुछ वॉलंटियर्स ने UPI बनाया था जिससे आप आधार से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आरोग्य सेतु मित्र एक वेबसाइट बन गई है जिसपे टेलीमेडिसिन का काफी काम उसमें दिख रहा है कि डॉक्टर रजिस्टर कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या भविष्य देखते हैं आप इस ऐप से भी, और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आगे का एक भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ? मैं अंग्रेजी में बोल सकती हूँ और फिर दिव्य और विनीत आप ट्रांसलेट थोड़ा कर पाएंगे? हाँ, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहती थी कि ये जो वॉलंटियर की भाषा है, ये सरकार की भाषा है, ये आई स्पिरिट एसोसिएशन की भाषा है, तो ये भाषा हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, व्हाट आर volunteers to begin with, and especially what are private companies doing at this point without full disclosure being part of health policy making. तो that is हमेशा मैं ऐसे volunteers करके हमें बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि जो मैं पहले कह रही थी कि हाँ, शायद आरोग्य सेतु, let's give them the benefit of the doubt that this was a bona fide, they have created this for the pandemic. But the question is that the people who are building it, from what we understand, they have a certain imagination. उनकी एक कल्पना है कि हेल्थ डेटा का और ये हेल्थ और ये टेलीमेडिसिन का ही फ्यूचर है, और ये फ्यूचर इंडिया में लाना है कि सारे जो हेल्थ डिसीजंस हो वो डिजिटल साधन के थ्रू हो, वो कि एल्गोरिदम्स की सहायता के साथ वो हेल्थ डिसीजंस ले. सो दे हैव अ विजन ऑफ हाउ दे वांट टू digitalize the health sector. There are parts of the health sector that maybe need
more data to be digitized. They maybe need better information systems, but that we don't have, by the way, because the government has been unable to do that much. But what they are doing is that they're building this vision of how do we make the process of service delivery automated, how do we digitalize that process of service delivery, and then we come back to the question of किन वर्गों को पीछे छोड़ा जाएगा when you have this vision of a digital health system in a country where the infrastructure is woefully inadequate. And even in this country, in the US or many so-called developed countries, they're also saying that in the health sector in particular, it's important to question, do we want to replace manual relationships and relationships with doctors with digital means, and what are the problems that come with using health robots and this kind of thing. So I think the questions we need to ask are, what is the future? Arogya Setu, maybe it will become a mega platform, maybe it will last forever, but the bigger question is, what is the vision of the people that are building these systems? And whether it's through Arogya Setu or not, it feels like at this moment they have a lot of sway with government to make that vision come true. एक आखिरी प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, और ये काफी जनरेशन्स के साथ होता आ रहा है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में हम बड़े स्केप्टिक होते हैं कि ये तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार स्मार्टफोन भी जब आए तो काफी लोग उन्हें नहीं सोचते थे कि हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनाना शुरू किया। इसी प्रकार जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं ये कॉल करने के लिए, जैसे जूम का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें भी कुछ प्रश्न उठे थे कि जूम में भी कुछ निजता के कुछ इशू हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो चीजें हम कर रहे हैं, कुछ ऐसी कॉल्स कर रहे हैं, एक तो जूम कितना उसके लिए एप्रोप्रिएट है, दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स भी प्रयोग किए जा सकते हैं इसके अलावा, स्पेशली जो मे बी फ्री हो, इतना ज्यादा पैसा ना लगे, उस तरीके से? थैंक यू। हाँ, देखिए जूम में शुरू में काफ़ी ये निष्ठा के प्रश्न उठे थे। उन्होंने कुछ काफ़ी काम किया है तब से ये इनके जवाब देने में, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी लाए गए हैं। अब प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जिसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं हम, कि अगर सब लोग ही जूम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि जूम देखिए अब फेसबुक चैट या व्हाट्सएप के साथ तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, और इंटरऑपरेबिलिटी क्योंकि नहीं है ऐसी, तो सबको जूम का ही इस्तेमाल करना होता है। तो अब जूम में है, क्योंकि जूम एक देखिए क्लोज सोर्स, जैसे आप कह रहे थे, ओपन सोर्स नहीं है। उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला तो कोई भी आके आपका चैट में आपके वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने अब थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो जूम ऐसे ठीक है, ज़्यादा अभी ऐसे मुश्किल नहीं पैदा करता। अब शायद 1-2 महीने पहले जैसे जो मुश्किलें थी, अब इतनी मुश्किलें नहीं पैदा करता। पर आप अगर बड़ा सा अगर मीटिंग अगर आप होस्ट कर रहे हैं, तो शायद क्योंकि ज़्यादातर लोग के पास जूम है और वो कम डेटा ऐसा यूज़ करता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो एक वेब बेस्ड सर्विस भी है जिट्सी के नाम से, JITSI। अब जिट्सी भी काफ़ी इजी है, असलता से यूज़ हो सकता है उसका, और वो ओपन सोर्स है, और वो नॉन प्रॉफिट ने डेवलप किया गया है। तो जूम से तो बकायदा थोड़ा बेटर है, पर्टिकुलरली छोटे मीटिंग्स के लिए। हाँ, और सॉरी, मैं बस ऐड करना चाहती थी, क्योंकि अब ये कॉल खत्म होने वाली है और ये SFD के लिए है कि अगर जूम यूज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 का पासवर्ड मत यूज करना प्लीज। वो सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी 101 का पहला रूल है। थैंक यू अम्बा, थैंक यू दिविज, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्पेशली आप अलग टाइम जोन में है, आपने समय निकाला और इतना इंसाइटफुल, इतना डिटेल में आपने हर चीज को बड़े सरल शब्दों में खोलकर बताया। थोड़ा सा मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो चर्चा हुई, ये लोकतंत्र शाला की, कोविड जब शुरू हुआ तो एक सोचा गया कि क्या किया जाए, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं किसी से,
तो वर्चुअली ही क्यों ना हम कुछ चर्चाएं शुरू करें, और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं आपस में जुड़ती हुई भी नजर आती हैं, क्योंकि जैसे आज हमने देखा कि किस प्रकार जनता की भागीदारी के बिना इस ऐप को इतना उनको विश्वास में नहीं लिया गया। उसी प्रकार जैसे पहले की चर्चाएं हुई, हम उनको जोड़ सकते हैं कि कैसे कानूनों, जो श्रम कानून है उनमें बदलाव लाए जा रहे हैं या उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, या किस प्रकार इस पूरी महामारी का असर पूरा आपके इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्या उसका असर हमारे जो घुमंतु हैं या आर्टिस्ट हैं उन पे पड़ेगा, जमीनी स्थिति है क्या, किस प्रकार से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये चर्चा भी हमें उन बिंदुओं से कहीं ना कहीं जोड़ती है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपका बहुत बहुत लोकतंत्रशाला की तरफ से धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग में अगर आप दिविज या अम्बा कुछ क्लोजिंग में कहना चाहें तो। मैं बस धन्यवाद कहना चाहती थी, और शायद प्राविता को कुछ लास्ट में कुछ कहना। दिविज? थैंक यू। दिविज, अगर आप पहले बोल देंगे फिर मैं उसके बाद बोल दूंगी। जी, मैं भी बस धन्यवाद देना चाहता था और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता था। आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं MKSS और लोकतंत्रशाला, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सबको। थैंक यू विनीत, अम्बा और दिवेश। लास्ट में मैं बस एक चीज पढ़ना चाह रही थी, जो अरुणा रॉय और निखिल डे जो MKSS के फाउंडर्स भी हैं, जिन्होंने हिंदू अखबार में लिखा था कि सामाजिक सुरक्षा के बिना सामाजिक दूरी नहीं बनाई जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में देश को आगे बढ़ने के लिए हमें असमानताएं कम करनी होंगी और साथ चलना होगा। ये जो कोरोना वायरस का असर है ग्राहक और उत्पादक दोनों पर होगा, और हम एक दूसरे से इस जुड़ी हुई दुनिया में या तो एक साथ जिएंगे या तो एक साथ मरेंगे। तो इससे मैं खत्म करना चाह रही थी। और एक और चीज बोलना चाह रही थी कि तकनीकी समाधान शासन का जगह कभी नहीं ले सकती है, और ये चर्चा से ये तो स्पष्ट हुआ है कि शासन में भागीदारी आगे का रास्ता होना ही पड़ेगा। लास्ट में स्कूल फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्रशाला और भी चर्चाएं प्रस्तुत करेंगी। मैं आपको बस बता दूंगी कि 21 मई और 22 मई को दो भाग में एक चर्चा होगा जो भेदभाव और कोरोना महामारी के ऊपर होगा। शाम के 5 बजे से शुरू होगा 21 और 22 मई पर। हमारे वक्ता होंगे पहले भाग में 21 मई को हमारे वक्ता होंगे एनी राजा, सईदा हमीद और तीस्ता सेतलवाल, और 22 तारीख को हमारे वक्ता होंगे बेजवाड़ा विल्सन, दयामणि बरला और पॉल दिवाकर। तो सबको शुक्रिया, और 21 और 22 को फिर से आप ट्यून इन कर सकते हैं लोकतंत्रशाला की चर्चा में। जिंदाबाद सबको।